हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिस्टर सिंघानिया क्लासेस। और रिवीजन सीरीज में हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का रिवीजन अभी कर रहे हैं। और पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें कि आप लोगों को डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक मैंने प्रॉपर रिवाइज करवाया था, सारी एक्टिविटी कराई थी, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए थे। अब हम लोग डीकम्पोजिशन के आगे यानी कि डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे और आज चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चूंकि मैंने 2 लेक्चर में इसलिए बांटा था ताकि आप लोग एक एक घंटे का देखें, आराम से देखें और समझें, ठीक है ना। तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के 2 रिवीजन लेक्चर बनाए गए हैं। पहला पहले से अपलोड है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। रिवीजन सीरीज के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें पूरा रिवीजन है साइंस का, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बेसिक केमिस्ट्री में भी मैंने पढ़ाया है। आप लोग अगर बेसिक केमिस्ट्री नहीं देखी है तो पहले बेसिक केमिस्ट्री देखिएगा, उसके बाद केमिकल इक्वेशन का फर्स्ट, और ये है आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का दूसरा। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सारी एक्टिविटी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सारे कंसेप्ट को समझेंगे और थोड़ा सा डिटेल में ही बात करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। लेकिन फिर भी 1 घंटे से ज्यादा समय इसमें भी नहीं लगेगा, 50 मिनट से 1 घंटे का समय लगना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। और बाकी बातें आगे, तब तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब एक एक्टिव एलिमेंट रिएक्शन में आएगा और लेस एक्टिव एलिमेंट उस रिएक्शन में मौजूद होगा कंपाउंड बनाकर, तो उसको वो डिस्प्लेस कर देगा। जैसे मान के चलिए कि आपकी कोई सेटिंग है, ऐसे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आते हैं इसलिए मैं दे रहा हूं। जैसे आपकी कोई सेटिंग है, आपने अभी से सेट करके रखा है, पढ़ाई लिखाई अब कर नहीं रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। तो 4-5 साल के बाद क्या होगा कि जो एक पढ़ा लिखा आदमी, जॉब करने वाला, अच्छी नौकरी वाला आएगा और आपको डिस्प्लेस करके आपकी जो सेटिंग है उनको लेकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लेस एक्टिव हो, आपके पास ना नौकरी है, ना कहने का मतलब कि पैसा है, कुछ भी नहीं है, ना नॉलेज है। तो क्यों आपके साथ कोई रहे? और कोई ज्यादा एक्टिव आएगा, उसके साथ आपकी सेटिंग चली जाएंगी, क्योंकि एट द लास्ट यही होता है, ठीक है ना। एट द लास्ट यही होता है। पिक्चरों में दिखाते हैं कि लास्ट में मिल जाते हैं, चाहे लड़का कितना भी निकम्मा हो, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। बात समझ गए ना। तो इसीलिए जो लोग अभी के समय में इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि भैया पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे और इज्जत के साथ रहोगे। चलो आगे चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी कहानी कुछ वैसे ही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर कोई एक्टिव एलिमेंट आ गया तो वो लेस एक्टिव को हटा देगा। जैसे आयरन के साथ अगर हमने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई, कॉपर सल्फेट एक्वस, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, ब्लू कलर का होता है, और ये कॉपर सल्फेट के साथ बैठा है, हमने आयरन के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। देख लीजिए, ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव इधर लिखा है और सबसे कम रिएक्टिव इधर लिखा है। तो देखिए कॉपर यहां पर है और आयरन यहां पर है, तो यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव को हटा देगा, ठीक। ये आप लोग याद कर सकते हैं, गूगल पे सर्च मारिएगा रिएक्टिविटी सीरीज ट्रिक, बहुत सारे ट्रिक आ जाते हैं, बहुत सारे ट्रिक आ जाते हैं। आप लोगों में से कोई भी वहां से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, या अपने से भी बना सकते हैं, जो मन हो बना लीजिएगा। तो यानी कि यहां से कॉपर अब हट जाएंगे और सल्फेट के साथ जो है सो आयरन आके बैठ जाएगा। ये एक्वस हो गया, और ये कॉपर सॉलिड ब्राउन कलर का, किस कलर का? ये ब्राउन कलर का अलग हो जाएगा। और ये जो FeSO4 अब नया बना, इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, मतलब ग्रीन तो होगा लेकिन लाइट होगा, ज्यादा
ज्यादा ग्रीन नहीं होगा, हल्का ग्रीन होगा। तो ये बात आप समझ गए, ये रिएक्शन होगी। और भी कई तरीके के रिएक्शन, जैसे कि देखिए, जैसे मान के चलिए जिंक की रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट के साथ करा दें, तो आप यहां से देखिए, पहले ये देखिए, यहां जिंक है और ये कॉपर है, तो यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को हटा देगा, कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, और सल्फेट के साथ खुद बैठ जाएगा, कॉपर को कहेगा बाय बाय टट्टा, निकलो यहां से। ठीक है, एक रिएक्शन जरा और देखिए, एक रिएक्शन ध्यान से देखिए, आयरन की रिएक्शन अब हम करा रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, आयरन कहां है, यहां है आयरन, ठीक है, ये रहा आयरन, और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मैग्नीशियम कहां है, यहां है। अरे मैग्नीशियम तो ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या आयरन की इतनी हिम्मत है कि इसको हटा दे, नहीं है, आयरन की इतनी हिम्मत नहीं है कि यह मैग्नीशियम को हटा दे और सल्फेट के साथ खुद बैठ जाए, यानी कि FeSO4 हो जाए और मैग्नीशियम अलग हट जाए, ऐसा नहीं होगा, यह रिएक्शन नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, मतलब ये रिएक्शन कारीगर नहीं है, नहीं हो सकता है ये रिएक्शन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट में ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आखिर हमारा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक्टिव एलिमेंट ही हटा सकता है लेस एक्टिव को, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही धराधर बनाए जा रहे हो जो भी मिल गया, ध्यान रखिएगा इस बात का। यानी कि ये एक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है, अगर आपने ये एक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद कर ली तो आपका काम हो जाएगा। देखिए जो मैंने अभी कराया है वही एक यहां पे एक्टिविटी के रूप में है, जो मैंने सबसे पहला रिएक्शन कराया है। मैं जल्दी में बता देता हूं कि ये देखिए आयरन का नेल है, मतलब आयरन के छोटे छोटे जो कांटे होते हैं ना, जिसको दीवार में हम लोग ठोकते हैं, वो है, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जो कि आपको कलर भी दिख रहा है, ब्लू कलर का है। इसमें जब आयरन हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आयरन जब इसमें डाल देंगे तो देखिए ये वाला जो है, ये इसका ब्लू कलर खत्म हो गया और हल्का ग्रीन कलर आ गया है, ठीक है ना। इन्होंने एक्टिविटी में बोला है कि 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक में आयरन डालो एक में मत डालो, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब लो, दोनों में कॉपर सल्फेट लो, एक में आयरन डालो एक में मत डालो। तो इसमें हमने आयरन डाला था, तो आयरन डाला था तो देखिए इसका कलर खत्म हो गया, ब्लू कलर। इसमें आयरन नहीं डाला था तो अभी भी ब्लू कलर है इसका। अच्छा, जो आयरन का नेल हम डालेंगे अंदर, उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। पहले आयरन का नेल मान के चलिए ऐसे था, ठीक है, व्हाइट कलर का था या जैसे भी था। अब क्या होगा, चूंकि जब उसमें हमने डाला तो जब अंदर रिएक्शन होगी, अंदर जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। ये आपका मान के चलिए कोई आयरन का नेल है, तो अंदर है कॉपर सल्फेट, तो जैसे ही हमने आयरन नेल डाला इसके अंदर से आयरन आने लगेगा और आयरन आके सल्फेट के साथ बैठ जाएगा, तो कॉपर तो फ्री हो गया ना अब। तो कॉपर क्या होगा, इस नेल के ऊपर आकर चिपकने लगेगा, कॉपर जो है इस नेल के ऊपर आकर चिपकने लगेगा। इसी कारण से अब ये जो आयरन का नेल है इसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर आकर चिपकने लगेगा। आयरन यहां से निकलेगा कॉपर चिपकेगा, आयरन निकलेगा कॉपर चिपकेगा। क्या बात समझ में आ गई। तो ये बात यहां पे लिखी भी गई है, देखिए, आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, यानी कि जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो अब खत्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आयरन नेल ब्लू कलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सॉरी, आयरन नेल ब्राउन कलर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये मैंने बता दिया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास केटायन एनायन से मिलकर एक कंपाउंड बना है, केटायन एनायन से मिलकर एक बना है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते हैं। वो क्या नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। और जब वो स्टेबल नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए ताकि हम लोग स्टेबल हो जाए। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल समझिए।
फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। जैसे आपके एक्टिविटी 1.10 है, मैं उसी को ले रहा हूं, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। इसकी जब दोनों की रिएक्शन होती है तो इसके जो आयंस हैं आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि अब बैरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा और सोडियम क्लोराइड के साथ, यानी कि ये बन गया BaSO4 और ये बन गया NaCl। ठीक है, और ये जो BaSO4 है वो व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाता है, व्हाइट पीपीटी, यानी कि ये नीचे आके बैठ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ये रिएक्शन हुआ, ये बात आप लोग पहले से जानते हो, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि बैरियम क्लोरीन के साथ स्टेबल नहीं था, सोडियम सल्फेट के साथ स्टेबल नहीं था। तो जैसे ही हमने दोनों को मिलाया, तो दोनों को जैसे ही हम मिलाएंगे तो क्या होगा, इसमें हमने बैरियम क्लोराइड भी डाला तो Ba+2 में घूमने लगा, Cl-1 में घूमने लगा, सोडियम सल्फेट डाला तो सोडियम प्लस में घूमने लगा और सल्फेट जो है सो -2 में घूमने लगा। तो ये चारों जो हैं वो बीकर में घूम रहे हैं, वो टेस्ट ट्यूब में घूम रहे हैं। फिर बैरियम क्लोराइड के साथ तो खुद खुश था नहीं, तो वो क्या करेगा, सल्फेट के साथ मिल जाएगा, और क्लोरीन सल्फेट के साथ खुश नहीं था तो ये इधर की तरफ मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे मानकर चलिए कि आप शहर में गए, आपको वहां किसी से लव हो गया, लेकिन बाद में मालूम चला कि आप तो उसके साथ स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, और कोई एक शहर से गांव में आया, गांव में किसी को वो पसंद आ गया, लेकिन बाद में मालूम चला कि यार इसके साथ तो हम स्टेबल ही नहीं है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे कि भैया गांव वाला तुम हमें दे दो, शहर वाला तुम ले लो। ठीक ना, ऐसा होता है कि कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है तो नहीं आगे मामला बढ़ पाता है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये चीजें ज्यादा स्टेबल नहीं थी और ये अब ज्यादा स्टेबल है। और कोई भी चीज अगर ज्यादा स्टेबल होती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, यानी लेस एनर्जी। तो यानी कि अगर कोई पूछे कि बैरियम सल्फेट ज्यादा स्टेबल है कि बैरियम क्लोराइड है, तो आप कहिएगा बैरियम सल्फेट ज्यादा स्टेबल है। सेम वैसे ही NaCl ज्यादा स्टेबल है, Na2SO4 कम स्टेबल है। तो एनर्जी कम किसकी है, तो एनर्जी कम इन दोनों की है और इन दोनों की एनर्जी ज्यादा है। तो लिख लीजिएगा यह बात कि प्रोडक्ट साइड ज्यादा स्टेबल है और लेस एनर्जी है, और रिएक्टेंट साइड अनस्टेबल है, कम स्टेबल है और एनर्जी उसकी ज्यादा है। ठीक है ना, एनर्जी ज्यादा है, वो इधर उधर भड़बड़ा रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। क्लियर। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक एग्जांपल और देख लिए डबल डिस्प्लेसमेंट का। पिछला वाला जो था वो आपका एक्टिविटी 1.10 था। एक एक्टिविटी और उसके नीचे दिया गया है जिसमें लिखा गया है रिकॉल एक्टिविटी 1.2। वो कुछ ऐसे है, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ये लीड नाइट्रेट की रिएक्शन अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं हम लोग, तो ये PbI2 येलो पीपीटी बन जाता है, और बचा हुआ जो है बचा हुआ आपका हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। और आप देखिए कि ये अब ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये लेस एनर्जी है और ये मोर एनर्जी है। क्लियर। आगे चलिए, ये 2-3 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, पहले इसको देख लेते हैं। ये हो चुका है, ये पिछले क्लास में ही हो चुका है, बस मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। मैंने बताया था आप लोगों को अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो नेम द सब्सटेंस एक्स। किसका यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है, चूना का। और चूने का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं। इसकी रिएक्शन बताओ वाटर के साथ, तो लो भैया कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब H2O से कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, और यही कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, दीवालों पे पोंत देते हैं। तो दीवालों पे पोंतने के बाद क्या होता है, यही कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CO2 के साथ, इन्वायरमेंट में पड़े हुए CO2 के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना देता है, और यही इसी के कारण हमारा दीवार व्हाइट कलर का शो होने लगता है। तो ये बातें आप लोग पहले से जानते हो। दूसरी भी बातें मैं चिल्ला चिल्ला के समझाया था पिछली क्लास में कि जब भी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होगी, वही है ये 1.7 वाला जो है, तो गैस जो है H2O का जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैसे बनता है, H2 + O2 बनता है।
और इसको जब तुम बैलेंस करोगे तो ऐसे बैलेंस होगा। तो यानी कि हाइड्रोजन डबल बन रहा है। तो वहीं ये पूछा गया है कि कौन सा डबल बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या है, ये बात आप लोग जानते हो, ठीक है ना। ये बात आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन डबल बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये हमें रिएक्शन से मालूम चल रहा है कि डबल वॉल्यूम बनेगा। ओके, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल H2O के लोगे तो 2 मॉलिक्यूल H2 बनेगा, 1 मॉलिक्यूल O2 बनेगा। क्लियर है? पिछली क्लासेस में तो बहुत डिटेल में हमने बताया था। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। मतलब एक रिएक्शन हुआ और उसमें से इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज हो रही है तो हम लोग बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे एग्जांपल देखिए, कॉपर था, इसको ऑक्सीजन के साथ जब संपर्क में लाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और ये कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक कलर का होता है। ये आपकी एक्टिविटी 1.11 यानी 11 नंबर एक्टिविटी है। कि कॉपर जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है, जब ऑक्सीजन के साथ इसको हम लोग बर्न करते हैं, कहने का मतलब कॉपर को जब हम लोग किसी बर्तन में रख के और हीट करेंगे तो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। तो आप ध्यान से देखिए कि रिएक्टेंट साइड में कॉपर अकेला था, लेकिन अब प्रोडक्ट साइड में कॉपर ऑक्सीजन के साथ है। मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया। कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया। तो हम लोग कहेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। हम लोग क्या कहेंगे? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया। ओके, अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। पहले रिडक्शन समझिए। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन हम वो बोलेंगे ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या हाइड्रोजन का गेन हो जाए, मतलब हाइड्रोजन हमें मिल जाए, या इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमें मिल जाए। ये इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन आपके सिलेबस में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दो एग्जांपल देकर इसको आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। ज्यादा आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही है कि अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अगर गेन होता है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीजन अगर लॉस होता है तो रिडक्शन बोलेंगे। हाइड्रोजन अगर लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे और हाइड्रोजन अगर गेन होता है तो रिडक्शन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहां भी देख लीजिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब H2 के साथ कराएंगे तो ये जो है सो बन जाएगा आपका कॉपर प्लस H2O। तो यहां कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन अब कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ दिया। जब प्रोडक्ट साइड में गया रिएक्शन होने के बाद तो उसने ऑक्सीजन छोड़ दिया, यानी ऑक्सीजन का उसने लॉस कर दिया। तो यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूज हो गया। किसमें रिड्यूज हुआ? कॉपर में, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन होती है तो अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन भी होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन और सिर्फ रिडक्शन नहीं होता है। तो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं और इस एग्जांपल को फिर से एक बार देखेंगे। जरा ध्यान दीजिए, आप लोगों को यह बात समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे और रिडक्शन कब बोलेंगे। तो अब एक बात समझ लीजिए कि एक्चुअली में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होते हैं और इन दोनों का नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम होता है? रिडॉक्स। RED रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है और OX जो है सो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। दोनों को मिला के बनाया गया है रिडॉक्स। तो जब भी रिएक्शन होती है कोई भी, तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं। अभी मैं एग्जांपल लूंगा। तो ये बात आप लोग समझ गए कि द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टुगेदर आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दूसरा रिड्यूस्ड होगा रिएक्शन में। अच्छा, आप लोग रिएक्टेंट को ही देखोगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ कि रिड्यूस्ड हुआ। जैसे देखिए, अब एग्जांपल हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिए और समझिए। जो मैं एग्जांपल कराने वाला हूं 2-3
इसी से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने हैं। ध्यान से समझिए। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया है पहले उसी को लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने H2 से कराई तो हमें मिल गया कॉपर प्लस H2। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए इसमें क्या क्या हुआ। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गया है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस किया है। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस किया है। हम लोग हमेशा रिएक्टेंट को लेकर बात करेंगे कि रिएक्टेंट ने क्या किया और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या बना। तो रिएक्टेंट क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? H2 के साथ रिएक्शन किया और बना क्या? कॉपर। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन का लॉस किया, और ऑक्सीजन का लॉस होना यानी कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? यह होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं? हम लोग ये बात कह सकते हैं ना कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ। और किस में रिड्यूस्ड हुआ? तो कॉपर में रिड्यूस हुआ। तो हम लोग कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। क्या कहेंगे? कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ और रिड्यूस्ड होकर क्या बना? तो कॉपर बना। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। H2 की जरा देखिए, पहले ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन था, लेकिन कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद ये H2O बन गया। मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ? ऑक्सीजन गेन हुआ। हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन का गेन किया। गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यानी कि H2 ने ऑक्सीजन का गेन किया। तो यानी कि H2 जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। और किस में ऑक्सीडाइज्ड हुआ? तो H2O में ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो हम लोग कहेंगे H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। क्या बात क्लियर है? एक दो एग्जांपल और देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, H2S प्लस Cl2, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनता है सल्फर प्लस 2HCl। अब बताइए इसमें क्या क्या हुआ, जरा हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नजरिए से देखते हैं। देखिए H2S जो है वो अब S में चेंज हो गया। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसके पास पहले हाइड्रोजन था, लेकिन रिएक्शन के बाद अब सिर्फ सल्फर बचा, यानी हाइड्रोजन का इसने लॉस किया। क्या किया? लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इज ऑक्सीडाइज्ड। और किस में ऑक्सीडाइज्ड हुआ? तो सल्फर में ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन, ये देखिए ये क्लोरीन पहले था सिंगल था, अपने में था, लेकिन अब इसने हाइड्रोजन ले लिया। अब इसने क्या किया? हाइड्रोजन ले लिया, यानी कि यहां पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। तो यानी कि जो Cl2 है क्लोरीन इज क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ। क्यों? क्योंकि उसने हाइड्रोजन ले लिया है। तो Cl2 इज रिड्यूस्ड टू HCl। क्या बात इतनी समझ में आ रही है ना? तो यही है फंडा, बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा और कुछ ध्यान नहीं रखना है। Cl2 इज रिड्यूस्ड टू HCl। Cl2 किस में रिड्यूस्ड हो गया? HCl में। हम लोग रिएक्टेंट को प्रीफर लेकर बताएंगे कि वो प्रोडक्ट में क्या बना, और रिएक्टेंट का ही बताएंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि HCl का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हुआ, नहीं, प्रोडक्ट को नहीं हम बताएंगे, हम रिएक्टेंट को बताएंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, और प्रोडक्ट में क्या बना ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड होके। तो जैसे क्लोरीन का रिडक्शन हुआ और क्लोरीन रिड्यूस्ड होकर HCl बना। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ और H2S ऑक्सीडाइज होके सल्फर बना। क्या बात समझ में आई?
तो क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं, आप आराम से जवाब दे सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। चलिए लास्ट एग्जांपल, MnO2 प्लस 4HCl, ये चला जाता है और बन जाता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। प्रोडक्ट साइड में मैंने 3 जानबूझ के बनाया है। अब देखिए MnO2 जो है पहले ऑक्सीजन के साथ है, इसके पास पहले क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन अब इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया। अब इसने क्या किया, ऑक्सीजन का लॉस कर दिया और किसी दूसरे के साथ बैठ गया। उससे हमें मतलब नहीं है कि दूसरे के साथ बैठ गया, हमें बस इससे मतलब है कि इसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लॉस या गेन किया, ये देखना है। तो MnO2 जो है उसने ऑक्सीजन का लॉस किया, क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर आपने ऑक्सीजन का लॉस किया तो आप रिड्यूस हो जाओगे, आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। HCl देखो, HCl जो है ये क्लोरीन हाइड्रोजन को छोड़ के और Cl2 बन गया है। क्लोरीन HCl ने क्या किया है, हाइड्रोजन को लीव किया है, यानी हाइड्रोजन का लॉस किया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का लॉस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई भी रिएक्टेंट हाइड्रोजन का लॉस कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए, हम लोग रिएक्टेंट को प्रीफर देंगे, क्या लिखेंगे कि MnO2, क्या लिखेंगे, MnO2 इज रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हुआ, MnO2 इज रिड्यूस्ड, REDUCED, ठीक है। MnO2 इज रिड्यूस्ड, और किस में रिड्यूस्ड हुआ, टू MnCl2। और HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ। तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडाइज्ड लिख देते हैं, चलिए ऑक्सीडाइज्ड, किस में ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो Cl2 में ऑक्सीडाइज्ड हुआ। H2O अब यहां पे कुछ नहीं है, H2O बस ऐसा ही बना है क्योंकि इन लोगों ने, इसने हाइड्रोजन का लॉस किया, इसने ऑक्सीजन का लॉस किया, तो दोनों मिलकर H2O बन गया। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि रिएक्शन में आपको बस यही देखना है कि कौन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का लॉस या गेन कर रहा है, उसी के बिहाफ पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता देना है। क्लियर। लेकिन अभी कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और सुनिए। इसमें एक टर्म और यूज होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एजेंट क्या होता है, एजेंट हम उसे कहते हैं जो हमें किसी काम को करने में मदद करे। जैसे आपको LIC में अपना LIC खोलना है तो आप क्या करेंगे, एक एजेंट की मदद लेंगे और एजेंट आपका वो काम करने में मदद करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन में मदद करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो आपको ऑक्सीडेशन में मदद करें, यानी कि द सब्सटेंसेस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब वो क्या करे कि आपको ऑक्सीडेशन में मदद करे। और ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जब वो ऑक्सीजन दे देगा आपको या आपके पास से हाइड्रोजन निकाल लेगा, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो आपके रिडक्शन में मदद करे। और रिडक्शन में मदद कैसे करेगा, जो आपका ऑक्सीजन निकाल ले या आपको हाइड्रोजन दे दे रिएक्शन में, तो रिडक्शन हो जाएगा। तो उस चीज को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जैसे बैक चलिए और हम लोग पीछे एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहां से शुरुआत करते हैं। यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ ना, हुआ ऑक्सीडेशन हुआ H2 का और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, ठीक है। आइए अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए अब बताइए हमें कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में गया तो ऑक्सीजन का लॉस किया, तो इस ऑक्सीजन के लॉस में किसने इसकी मदद की, H2 ने मदद की। क्यों H2 ने मदद की, क्योंकि भाई साहब H2 ही तो ऑक्सीजन को लेके H2O बन रहा है। H2 ने ही ऑक्सीजन को लिया होगा
और अपना अलग लेकर चला गया होगा, मतलब H2 आया होगा, ऑक्सीजन को खींच के लेकर चला गया होगा, यहां से ऑक्सीजन को निकाल लिया होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन को निकालने में यानी कि रिडक्शन में किसने मदद की? H2 ने मदद की। तो रिडक्शन में किसने मदद की? H2 ने मदद की। तो यानी कि H2 को हम लोग कहेंगे कि H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो रिडक्शन में मदद किया। तो हम क्या कहेंगे? H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जरा इसके रिस्पेक्ट में अब बात करो, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन लेकर H2O बना। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन गेन किया और H2O बना। तो जब हाइड्रोजन H2O बना तो इसको ऑक्सीजन किसी ने दिया, तभी तो H2 के पास O आया और ये H2O बना। तो इस H2 को ऑक्सीजन किसने दिया? तो कॉपर ऑक्साइड ने दिया। कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, उसने इसको दे दिया, कहा कि लो हमारा ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन कौन दे रहा है इसको ऑक्सीडेशन के लिए? कॉपर ऑक्साइड। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो हुआ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है ना? वैसे जनरली स्कूलों में बता दिया जाता है, कई जगह पर बता दिया जाता है कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे यहां देखिए, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कई बार ऐसे उल्टा बता दिया जाता है कि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे उल्टा करके याद करने को बता दिया जाता है। लेकिन आपके दिमाग में ये अंदर चलना चाहिए, अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, अगर आपको थोड़ा सा अच्छे थिंकिंग करना है तो ये चलना चाहिए कि ठीक है वो तो रट्टेने वाली बात हो गई, वो तो शॉर्टकट मारने का तरीका हो गया, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ये बात दिमाग में चलनी चाहिए कि वो उसकी मदद कर रहा था ऑक्सीडेशन में, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो उसकी रिडक्शन में मदद कर रहा था इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बात समझ में आई? तो जैसे ये है, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, तो आंख बंद करके आप बता सकते हो कि H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल आप बता सकते हो कि H2S जो है सो रिड्यूसिंग एजेंट है और Cl2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उल्टा ही आपको जस्ट बोल देना है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन आपके दिमाग के अंदर ये बात चलनी चाहिए कि H2S रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि उसने Cl2 के रिडक्शन में मदद की। Cl2 के रिडक्शन में मदद की, हाइड्रोजन दिया, तब तो जाके HCl बना। और Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि Cl2 ने H2S की मदद की ऑक्सीडेशन में। कैसे मदद की? उसका हाइड्रोजन ले लिया, उसका हाइड्रोजन ले लिया, उसका हाइड्रोजन लॉस करवा दिया इसने। क्या बात समझ में आई? तो ये अंदर आपके प्रोसेस चलना चाहिए। बाकी शॉर्टकट के लिए तो मैंने बता ही दिया कि उल्टा याद रखिएगा। इस केस में बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो यानी कि रिडक्शन किसका हो रहा है? MnO2 का। तो MnO2 यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। लिख लीजिएगा यहां पे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां MnO2 हो गया और रिड्यूसिंग एजेंट HCl हो गया। ठीक है ना? ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 हो गया और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो HCl हो गया। रीजन आपको मालूम है। तो अब मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने डेप्थ में भी समझाने की कोशिश की कि उसके अंदर की भी बात आप समझिए, ताकि अगर क्वेश्चंस कभी थोड़ा सा अंदर से भी पूछ लिया जाए, थोड़ा सा एग्जामिनर का अगर दिमाग कहे कि नहीं मैं थोड़ा सा और अंदर जाकर पूछना चाहता हूं, बच्चों का अंदर का नॉलेज देखना चाहता हूं, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने ऊपर ऊपर से याद कर लिया है ट्रिक से, तो वो भी आपको मैंने बता दिया। उस लेवल का भी सवाल पूछा जाएगा तो आप आराम से जवाब दे दोगे। ठीक है?
आगे आइए। तो मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद अब कोरोजन और रेंसिडिटी बचती है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो ये ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन के कारण हमें बहुत फायदे हैं तो बहुत सारा नुकसान भी है। ठीक, कैसे नुकसान है? ये हमारे सबसे ज्यादा मेटल और हमारे खाने की चीजों को बर्बाद करता है ऑक्सीडेशन के कारण। अच्छा, ऑक्सीडेशन होता क्यों है? तो ऑक्सीडेशन होता इसलिए है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो ऑक्सीजन है तो उसके साथ वो रिएक्ट करता रहेगा, वो ऑक्सीजन का गेन होता रहेगा, ऑक्सीजन आकर मिलते रहेंगे, ऑक्सीडेशन होता रहेगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो डिफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है, वो मेटल और फूड पे करता है। तो डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और मेटल, इसको हम लोग कोरोजन में पढ़ते हैं, और जो डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन फूड, खाने की चीजों पर ऑक्सीडेशन के कारण जो डैमेज होगा, उसको हम लोग रेंसिडिटी में पढ़ेंगे। रेंसिडिटी का मतलब वो बारिश वाली चीजें नहीं है, ठीक है ना। और अगर मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन के कारण कोई डैमेज होता है तो उसको हम लोग कोरोजन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, चाहे वो मेटल में कोरोजन हो या फूड में रेंसिडिटी हो, ये नेचुरली होता है क्योंकि हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे मेटल देख लीजिए, आयरन, हम लोग लोहे की अपने घर में चीज लगाते हैं और ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके जंग लगा देता है, तो ऑक्सीजन को अब हटा तो नहीं सकते ना, ऑक्सीजन तो एयर में रहेगा ही रहेगा। हाँ, हम लोग लोहे के ऊपर पेंट कर सकते हैं और उसको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोक सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन इन कोरोजन या रेंसिडिटी जो होती है, ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कारण होती है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कोरोजन देखते हैं। कोरोजन मैंने अभी क्या बताया कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, जब एक मेटल जो है, मेटल एयर या मॉइस्चर या कोई केमिकल लाइक एसिड, इस टाइप के चीजों से अटैक होगा, तो हम लोग कहेंगे कि मेटल कोरोड हो गया, यानी मेटल डैमेज्ड हो गया, मेटल्स आर डैमेज्ड, और इसी प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंक लग जाना, ठीक है ना। जंक लगता है आयरन पे तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आयरन के ऊपर आ जाती है। पहले आयरन जो है अपने नेचुरल कलर में रहेगा, लेकिन जब उसके ऊपर जंक लग जाएगा तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। इसकी जरा मैं रिएक्शन लिख देता हूं। देखिए, आयरन है, हम लोग यूज करते हैं, ये क्या होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ठीक है, और इन्वायरमेंट में पानी भी होते हैं, उसके संपर्क में आएगा। मान के चलिए पानी जो है सो एक्स मॉलिक्यूल है, तो पानी के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, और ये जो है सो बन जाता है Fe2O3.XH2O। इसको बैलेंस करते हैं तो यहां 2 आ जाता है और यहां 4 आ जाता है, ठीक है। और यही है आपका रस्ट का फॉर्मूला, ये आपका क्या है, रस्ट का फॉर्मूला, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये चाहे तो याद रख सकते हैं, हालांकि ज्यादा जरूरी नहीं है, मैंने बस जस्ट आपको बता दिया कि आयरन की रस्टिंग ऐसे होती है। क्लियर? यानी आयरन के ऊपर क्या कोट हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का। सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर को भी अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ठीक है ना। ग्रीन कोटिंग भी हो जाती है, ग्रीन कोटिंग जो होती है वो कॉपर के ऊपर हो जाती है, यहां सिल्वर नहीं होगा, कॉपर होगा। कॉपर के ऊपर क्या हो जाता है, ग्रीन कोटिंग हो जाता है। सिल्वर के ऊपर क्या हो जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाता है। आयरन के ऊपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मेटल जो होते हैं, इन ऑक्सीजन के संपर्क में आके खराब जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर पेंटिंग करते हैं। हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे, ताकि हमारा जो मेटल है वो एयर, मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कितना भी प्रिवेंट कर लें, खराब तो हो ही जाता है। तो इस कोरोजन के कारण कार की बॉडीज हैं या ब्रिजेज हैं या आयरन की रेलिंग्स हैं या शिप्स है, उनको तो हमेशा पानी में रहना है, तो सोचिए उनको तो पानी हमेशा मिल ही रहा है, ऑक्सीजन उसमें होता ही है, आयरन का बना होता है, जंग बहुत ज्यादा लगते हैं शिप में, इसीलिए शिप जो होती है ना, ये टाइम टू टाइम बदलना ही पड़ता है। यानी कि इस टाइप की जो चीजें होती हैं ये डैमेज हो जाती हैं
और इससे हमें हर साल काफी नुकसान भी होता है, ठीक है ना, बहुत सारा नुकसान भी होता है इसके कारण। तो ये बात सारी कोरोजन की थी। कोरोजन की बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं रेंसिडिटी की। तो क्या होगा, जैसे कि खाना हमने रखा, ऑयली या फैटी फूड हमारे पास है जिसमें ऑयल या फैट है, तो वो ऑक्सीडेशन होके, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो खाना खराब हो जाता है। आप देखते हैं कि 1 या 2 दिन में आपका खाना खराब हो जाएगा। सुबह का बना खाना जो है वो शाम तक खराब हो जाता है, ठीक है ना, और उसमें से स्मेल खराब आने लगती है या खाने पर उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। क्लियर? अब इसको बचाया कैसे जाए? तो इसको बचाने के कुछ नियम हैं, जैसे बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, मतलब हम कुछ लोग कुछ ऐसी चीज डाल देंगे जिससे कि ऑक्सीडेशन ना हो। जैसे कई तरीके के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं जिनको अगर हमने डाल दिया तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस वहां नहीं हो पाता है। अच्छा, जो हम लोग पैकेट होता है ना, जैसे चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, मिक्सचर का पैकेट, ये जो पैकेट होते हैं इनके अंदर जो कुरकुरे भरे होते हैं, चिप्स होते हैं, वो तो ऑयली होते हैं। तो उनमें क्या होता है ना, गैस होता है, वो N2 गैस होता है। ये N2 गैस क्या करता है कि उससे प्रिवेंट करके रखता है और उसको कुछ दिनों तक बचा के रखता है। तो इसीलिए हम लोग उसमें N2 गैस डालते हैं। या खाने को आप क्या करो, फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो। फ्रिज में रख दोगे तो कुछ दिनों तक आपका खाना अच्छे से रहेगा, ठीक है ना। या ऐसे कंटेनर में रखो जो एयर टाइट हो, कहने का मतलब उसमें एयर जाए ही नहीं, मतलब कि बहुत टाइट कंटेनर रखो कि उसमें एयर ही प्रवेश ना करे। तो ऐसे भी करके हम लोग खाने को बचा सकते हैं। यानी कि आप देखिए, कहने का मतलब यह है कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि खाने को क्या करो कि आप थोड़े से कूलर एरिया में रखो, इसीलिए कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं। क्या होगा ना, जब खाने की चीजों को कोल्ड स्टोर में रखोगे तो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो कम हो जाती है, मतलब रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है अगर खाने की चीजों को तुम कोल्ड स्टोर में रखोगे। तो इसीलिए हम लोग फ्रिज में रखते हैं, ठीक है ना, फ्रिज में रखते हैं ताकि ठंडा रहेगा तो 2 दिन 3 दिन खाएंगे। तो खाने की चीजों को हमें क्या करना चाहिए, ठंडे जगह पर रखना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए बात लिख रखी है कि स्टोर फूड्स अवे फ्रॉम लाइट, इट मींस स्टोर फूड इन कूलर एरिया, बिकॉज इन कूलर एरिया ऑक्सीडेशन स्लो डाउन, ऑक्सीडेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक। तो यहां आपका चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन मैं ये 2-3 क्वेश्चंस कराने वाला हूं अभी, और देखिए, ध्यान से देखिए। पहला सवाल, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? मैंने बताया क्योंकि आयरन जो है सो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर को हटा देगा, सल्फेट के साथ खुद बैठ जाएगा और जो उसका ब्लू सॉल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा, और कॉपर जो है सो आयरन नेल के ऊपर चिपकने लगेगा, आयरन नेल भी क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द एक्टिविटी 1.10। अच्छा, जो हमने मतलब लिखा है उसके अलावा कोई और एग्जांपल दे दो। अच्छा भैया, बहुत सारे एग्जांपल हैं यार, एक क्या मैं 50 दे सकता हूं। देखो, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जांपल। अरे एसिड बेस में ये पढ़ते हो, NaOH प्लस HCl, और ये क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है NaCl और H2O। ये भी तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। NaOH के साथ HCl के साथ पहले था, रिएक्शन होने के बाद Na अब Cl के साथ आ गया, Na अब Cl के साथ आ गया और OHH के साथ आ गया। तो ये भी एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट में ही है। एक और रिएक्शन जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन NaCl से करा दो तो ये भी बदल जाते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, AgCl2 बन जाता है और ये सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है। तो बहुत सारे रिएक्शन है, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। एक रिएक्शन देखिए, ये है कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब H2S के साथ कराते हैं। H2S एक गैस होता है और ये बन जाता है कॉपर सल्फाइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये H2S मैं बोल रहा हूं कि एक गैस होता है, ठीक है ना, और ये गैस का स्मेल जो होता है वो रोटेन एग के तरीके होता है, रोटेन एग्स स्मेल लाइक स्मेल। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि H2S जो एक गैस होता है, इसकी स्मेल जो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, ये सड़े हुए अंडे की तरह बदबू करता है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों आप देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं।
चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर का पहला पार्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, Na के साथ O2 तो Na2O, बहुत अच्छा एग्जांपल। अच्छा देखिए दूसरा वाला मैं करा चुका हूं, दूसरा वाला मैं नहीं करा रहा, पहला वाला करा रहा हूं। आइए पहला वाला करते हैं। क्या था, 4 Na था, इसकी रिएक्शन जब O2 के साथ होगी तो ये जो है सो Na2O बनेगा। ठीक है, देखिए मैं इसको दोनों तरीके से बताने वाला हूं, दोनों तरीके से आई मीन इलेक्ट्रॉन का जो मैंने बताया था ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे भी और ऑक्सीजन से भी। अच्छा देखिए एक बात तो यहां साफ दिख रहा है कि सोडियम पहले यहां अकेला था, लेकिन अब यहां पे सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन को इसने गेन कर लिया, ऑक्सीजन गेन कर लिया। तो ऑक्सीजन गेन कर लिया तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। लेकिन O2 का कैसे कहें, O2 में तो सोडियम आके मिल रहा है, ना हाइड्रोजन आया ना ऑक्सीजन आया, मतलब O2 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिलेटेड तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कैसे हम कहेंगे कि O2 रिड्यूस्ड हुआ। यह बात नोन है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन जरूर होगा, यह बात 100% क्लियर है। लेकिन कैसे, कैसे, तो अब इस बात को जरा इलेक्ट्रॉन वाले मेथड से समझिए। इलेक्ट्रॉन वाला मेथड आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पीछे मैंने 4 कराए थे ना उस पर भी अप्लाई करके आप देख सकते हैं। मैं इस पे अप्लाई करके दिखाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये सोडियम था बिल्कुल फ्री स्टेट में, यानी कि इसके पास ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, बिल्कुल ये नेचुरल है, नॉर्मल है, ना इसके ऊपर प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है। ठीक है, यहां पे जरा सोडियम को बताइए, यहां सोडियम का हाल क्या है। तो यहां सोडियम, 2 सोडियम +1 में है और ऑक्सीजन जो है वो -2 में है, यानी यहां पे सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था। लेकिन यहां पर सोडियम के ऊपर +1 हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस इसने किया है, तभी तो +1 हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया है। अब ये बातें उनको समझ में नहीं आएगी जिन्होंने बेसिक केमिस्ट्री नहीं देखी होगी, इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री देखो, फिर उसके बाद तब आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो बेसिक केमिस्ट्री में ये सारी बातें मैंने बताई है। सोडियम जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तभी तो Na+1 बना, यानी कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या हाइड्रोजन का लॉस करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई। तो सोडियम जो है सो ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन भी बिल्कुल नॉर्मल है। ऑक्सीजन O2 जो है ये क्या है, O है, यानी कि किसी के ऊपर ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, कुछ भी नहीं है। अच्छा भैया इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, बिल्कुल अपना न्यूट्रल है। लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में यही ऑक्सीजन आया तो इसके ऊपर 2- आ गया, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लिया होगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लिया, ये भी बात यहां से साफ दिख रहा है कि सोडियम के 2 एलिमेंट हैं, जिसने कि एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे या हाइड्रोजन गेन करे वो रिडक्शन होता है, यानी कि O2 जो है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट मींस इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्या बात समझ में आई। एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं, जब मैं रिवाइज करा ही रहा हूं तो ऐसा करा दूं कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। रुकिए यहीं ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2 से कराते हैं और ये कॉपर बन गया और ये H2O बन गया।
अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंसेप्ट से आपको आता है, मैं उस कंसेप्ट से नहीं करा रहा, मैं करा रहा हूं अब इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से। समझिए, ध्यान से समझिए। यहां पे कॉपर ऑक्साइड था, यानी यहां की कहानी क्या थी, कॉपर जो था +2 में था और ऑक्सीजन जो था -2 में था, यानी कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। क्लियर। यहां हाइड्रोजन की क्या कंडीशन है, तो ये तो HH है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इसका नॉर्मल है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब यहां पे कॉपर का क्या हाल हो गया, अब यहां पे कॉपर नॉर्मल हो गया, कॉपर नॉर्मल हो गया, यानी कि कॉपर के ऊपर अब कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ना कम है ना ज्यादा है, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, ये न्यूट्रल स्टेट में है। तो यानी कि कॉपर के पास अब ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, लेकिन पहले उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तभी तो +2 था। तो पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और अब नहीं है, इसका मतलब यही है ना कि उसने इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया होगा, उसने क्या किया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा, उसने क्या किया होगा, कहीं से ना कहीं से वो जरूर इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तभी तो उसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ति हो गई, तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन करना इज द रिडक्शन। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात ये समझ में आई कि नहीं, कि कॉपर +2 जो है ये अब कॉपर बन गया, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन जरूर किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, गेन किया है, तब जाके ये कॉपर बना है। अब H2 की बात करो, H2 जो था पहले नॉर्मल था, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जहां यहां पे H2 को देखो क्या हुआ इसका, तो अब यहां पे ये +1 में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 में है, और ये ऑफ कोर्स 2 हाइड्रोजन होगा, तो यानी कि तभी तो ये H2O बना, H+ में होगा और ऑक्सीजन 2 माइनस में होगा, तभी तो H2O बना। यानी कि पहले इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, अब क्या हुआ कि ये H+ बन गया, मतलब कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और जब तुम इलेक्ट्रॉन का लॉस करोगे तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पहले नॉर्मल था, लेकिन अब H+ बन गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, वो कहीं दूसरी जगह चला गया। तो 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन ने 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, और यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन कर लिया होगा, क्योंकि कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था ना, तभी तो ये बना था कॉपर न्यूट्रल में। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गई होगी, बात समझ में आई ना। और ना समझ में आया हो तो आपके पास वो तो रूल है ही, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग अगर कहीं फंसे तो इस मेथड से कर लें। जैसे इस वाले सवाल में कोई फंस सकता है, सोच सकता है कि O2 का आखिर रिडक्शन हुआ तो हुआ कैसे, कैसे हम कहेंगे कि O2 का रिडक्शन हुआ, तो इसको इलेक्ट्रॉन मेथड से समझना ज्यादा आसान है, तो इसीलिए मैंने समझा दिया। तो देखिए, अब ये आपका चैप्टर यहां पे एंड अप होता है मेरी तरफ से, ठीक, यानी कि ये भी आपका 53 मिनट, 2 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 1 घंटे का पहला बना था, 1 घंटे का ये भी है, 2 घंटे में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल हर एक टॉपिक समझाऊं, हर एक एक्टिविटी समझाऊं, क्वेश्चन की मदद से मैंने पूरा रिवाइज करवाया है। अगर आप लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखिएगा, तब ये लेक्चर आपको थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आएगी, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। 2-4 दिन के बाद MCQ इसके ऊपर तैयार हो रहे हैं, MCQ एसर्शन टाइप जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो तैयार हो रहे हैं, वो जल्द ही इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो सारे चैप्टर के रिवीजन प्लस MCQ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो यहां पे हमारी अब बात खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। इतना डिटेल में रिवीजन कराने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर पीछे आप लोगों की कंसेप्ट वीक भी है तो वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, अच्छी हो जाए, ठीक है ना। और
बाकी आप लोगों को मालूम है कि क्या करना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि कितना अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है, उनको भी फायदा मिले। अपने जूनियर को भी बताइएगा, कुछ दिनों के बाद जब आप एग्जाम खत्म हो जाएगा तो जूनियर को जरूर सलाह दीजिएगा कि यहाँ से जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। अब एमसीक्यू में मिलेंगे और एमसीक्यू में क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एसिड और बेस, एसिड बेस और साल्ट का भी सेम प्रोसेस रखेंगे। ठीक है, रिवीजन देन एमसीक्यू। चलिए, बाय, जय हिंद।